खाल पकड़ के देखना चाहूँगा कि आखिर क्यूरिंग का अमल जो है वो किस तरह से किया जाता है। नमक जो है वो ऊपर वाली तह पे लगाया जाता है या नीचे वाली तह पे लगाया जाता है? नमक जो है इसके अंदर वाली साइड पे लगाया अंदर वाली जाता साइड पे है। लगाया जाता है। कौन सी खाल कितने की बिकती है और किस तरह से बोली लगाई जाती है? ये पर्ची सिस्टम क्या होता है? 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है। किसी खाल में अगर कट लगा हो तो उसको कितना नंबर दिया जाता है? 1 नंबर खाल होती है वो कितने की बिकती है? 4-5 हज़ार, ये 8-8 हज़ार की पहले बिकती थी। आजकल तो वैसे भी एक बीमारी चली हुई है ख़ास किस्म की, तो क्या वो खाल भी काबिल इस्तेमाल होती है? सुराख हो जाते हैं पूरे स्किन पे, ठीक है। वो एक जाली नुमा पीस बन जाता है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। कुर्बानी के बाद जानवरों की खालों के साथ क्या प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से उसको क्योर किया जाता है और किस तरह से इंडस्ट्री तक पहुंचते हैं ताकि वो लेदर की शक्ल इख्तियार कर लें, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाएंगे और आपको साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि कौन सी खाल कितने की बिकती है और किस तरह से बोली लगाई जाती है। तो आइए मेरे साथ। क्या तरीक़ेकार होता है भाई साहब, जब माल गोदाम में आ जाता है तो किस तरह से उसकी बोली लगाई जाती है और ये पर्ची सिस्टम क्या होता है? पहले इसको छुरी लगती ठीक है। है, बाद में दर्जे बनते हैं, फिर 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है। 1 नंबर 5 हज़ार का बिकता है, 2 नंबर जो 35 होगा, 3 नंबर जो 25 होगा, ठीक है। 4 नंबर जो 2 हज़ार का, उससे छोटा 1,000 का, 12। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेट कम होता जाएगा। हाँ, रेट जो बंदा जितने नंबर इधर लगा दे उसको खाल बेच दी जाती है। हाल भेज जाती है, जहाँ फरोख्त हो जाती है। ठीक है। नसीब होते हैं, अच्छा, किसी को नफ़ा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता सही है। तो जब आप यहाँ से खाल खरीद लेते हैं तो इसको आगे कहाँ लेके जाते हैं? है। ये आगे कसूर टैंडियों में देते हैं। ठीक है। और वहाँ जाके फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाता अगला प्रोसेस ये बिल्लू बन जाता है। बिल्लू में फिर जूती के लिए तैयार हो जाती है, जूती के लिए, जैकेट के लिए। है। अच्छा, किसी खाल में अगर कट लगा हो तो उसको कितना नंबर दिया जाता है? उसको 4 नंबर, 4 नंबर दिया जाता ज़्यादा टक लगे तो 5 नंबर, अच्छा। उससे ज़्यादा होता है 6 नंबर। है। 6 नंबर तक भी जाती है। और क्या उससे आगे भी जाती है या बस 6 नंबर आखिरी 6 होता है? नंबर आखिरी है। 6 नंबर आखिरी होता है। और आजकल जिस तरह को बीमारी वाली भी खालें आ रही हैं तो उसको कितना लगता है? वो काटा होती है, वो सबसे नीचे है। उसको खरीदता ही कोई नहीं। उसको 5,000 रुपये की बिकेगी वो। अच्छा, 4,000 का बट्टा डाल लेगा। ठीक है। और जो 1 नंबर खाल होती है वो कितने की बिकती है? 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार रुपये, ये सबसे मैक्सिमम रेट यही है। और वो साफ होती है, मगर बड़ा जानवर होता है, 1 रंग का होता ठीक है, है। वो बिकता है। अच्छा, 100 में से 10 दाने निकलते हैं वो। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल में सबसे महंगी खाल कौन सी देखी आपने? यही देखिए, कोके ही खाली देखिए। अच्छा। ये 8-8 हज़ार की पहले बिकती थी, अच्छा, अब ये जो रेट कम हो गया। रेट कम हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया। खाल जो है यहाँ पर बोली का सिलसिला आप देख सकते हैं कि जारी है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो गोदाम के ओनर हैं जो ये सारी बोली करवा रहे हैं उनसे तरीक़ेकार जानेंगे कि किस तरह से इन खालों को बेचकर आगे क्या प्रोसेस होता है और इनको क्योर किस तरह किया जाता है। तो आइए उस तरफ चलते हैं। पहले फर्दर बंदे घरों में जाते हैं, उधर से इकट्ठी करते हैं, फिर ये मार्केट में आ जाती है। इस साल तकरीबन 22 लाख के करीब बड़ी कुर्बानी हुई है। अच्छा। और जो है शीपुर गोट वो तकरीबन 30 से 32 लाख के करीब है। ठीक है। और सर क्या ये रेशो कम हुई है पिछले सालों से या ज़्यादा हुई है? नहीं, पिछले 2-3 साल से इसमें डिक्लाइन आ रहा है। इस साल पिछले साल से भी तकरीबन 20-22% कम थी। ठीक है। पिछले साल यही तादाद जो काऊ और बफलो थी वो तकरीबन 26 लाख के करीब थी, 26-27 लाख के करीब ठीक थी। है। उससे पिछले साल ये तकरीबन 30-32 लाख के करीब थी। हम्म। पिछले 3-4 साल से ये डिक्लाइन आ रहा है और इस साल ये तकरीबन 22 लाख के करीब हुई है। और सर ये खाल जो होती है जब आपके पास आ जाती है, जिस तरह हम ये पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में खालें मौजूद हैं, तो इनमें ये काऊ और बफलो की हैं? अभी तो जी इस वक्त काऊ सेल हो रहा है। ठीक है। जो 10वें मुहर्रम के बाद ईद का बफलो सेल होना शुरू हो जाएगा। यकम जब ईद ख़त्म होती है उससे 3 दिन बाद इधर प्रोसेस शुरू हो जाता है सेल ठीक का। है। और ये तकरीबन 10वीं मुहर्रम से 1 दिन पहले तक काऊ रहता है और उसके बाद फिर बफलो शुरू होता है। और जब आपके पास खाल आती है तब तो वो खून में लथपथ होती होगी, बुरे हाल होते होंगे, तो फिर आप इनको प्रिजर्व कैसे करते हैं? जी, जो पहले 3 दिन जिस जगह पे भी, चाहे चमड़ा मंडी में आए, चाहे लाहौर से बाहर दूसरे शहरों में आए, उस जो वो जिस शेप में आती है, जिस कंडीशन में आती है, उसे हम ग्रीन स्किन बोलते हैं। ठीक है। उसे क्योर किया जाता है नमक के साथ। मेन इसका जो क्यूरिंग का सॉल्ट है वो सॉल्ट ही है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व करना है फिर इसमें बोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। ठीक है।
और अभी अगर हम थोड़ा सा साथ इसके चलेंगे, ये थोड़ा सा आप डिटेल में बताते चलें कि क्या डिफरेंशिएट है इन सब खालों में। इनमें जी इस तरह के जो फ़र्क है वो इसकी डिज़ीज़ के हिसाब से होता है। जिस जानवर में डिज़ीज़ कम होंगी उसकी प्राइस ज़्यादा है, जिस जानवर में डिज़ीज़ ज़्यादा होंगी उसकी प्राइस कम है। इधर जो मार्केट में सेल होता है वो दो तरह की कैटेगरी होती हैं। एक इसकी ग्रेडिंग होती है डिज़ीज़ के हिसाब से और एक ग्रेडिंग होती है साइज़ के हिसाब से। तो साइज़ और ग्रेडिंग के हिसाब से इसकी फिर बिडिंग होती है, जो हायर बिड वो सही सेल हो जाता है। डिजीज़ होती है ये स्किन डिजीज़ को काउंट किया जाता है। इसमें जो ज़ाहिरी बात है जो गोश्त है वहाँ तक डिजीज़ नहीं जाती, जो भी डिजीज़ है वो स्किन के ऊपर ही रहती है, उस हिसाब से इसकी फिर ग्रेडिंग होती है। तो आजकल तो वैसे भी एक बीमारी चली हुई है ख़ास किस्म की, तो क्या वो खाल भी काबिल इस्तेमाल होती है? वो खल काबिल इस्तेमाल नहीं है। वो जो लम्पी स्किन है, लम्पी स्किन में ये है कि उसमें सुराख हो जाते हैं। अगर आपको एक उसका जो है एक भी बबल नज़र आ रहा है, एक भी लंप नज़र आ रहा है, तो वो दिखाई तो एक दे रहा है लेकिन उसमें हज़ारों की तादाद से भी निकल सकते हैं। वो सुराख हो जाते हैं पूरे स्किन पे, वो एक जाली नुमा पीस बन जाता है, वो काबिल इस्तेमाल है। अच्छा अनीस साहब, अगर माजी की बात करें तो माजी में तो खाल 6000 की, 7000 की, 8000 तक भी बिक जाती थी, लेकिन आजकल ये जो प्राइस है वो 2-3 हज़ार से ऊपर नहीं जाती। इसकी क्या वजह है? इसमें जी अभी जो ये है कि ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइस, और दूसरा जिस तरह हमारे इधर इन्फ्लेशन हुई है और हर चीज़ बढ़ी है, रेट बढ़े हैं, जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है, जो फ्यूल है वो बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ जो है क्यूरिंग उसमें इजाफा हो गया है। ये एक पीस पे तकरीबन दूसरे शहरों से इधर पहुंचाने तक और सिक्योर करने तक तकरीबन 800 से 1000 रुपये खर्चा है। अच्छा, तो वो आगे जब ये मटेरियल कम थे, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग कम थी और लेबर की तनख्वाहें कम थी, तो उस वक्त ये तकरीबन 200 से 250 रुपये इसका खर्चा था। अब तकरीबन ये 600-700 रुपये इस पर खर्चा बढ़ चुका है। एक तो वो माइनस हो गया, दूसरा डिपेंड करता है इसकी एक्सपोर्ट के ऊपर। अगर ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो रेट अच्छा होगा, अगर ऑर्डर कम होंगे तो रेट कम होगा। तीसरा इस पे मौसम इफेक्ट करता है। जिस मौसम में ये ईद है तो इसमें इसकी कंडीशन, इसमें जो बीमारियां वो ज़्यादा होती हैं, उस वजह से इसकी प्राइस कम हो गई होती है। जब ये मार्च से ऑनवर्ड ईद जाएगी तो इसकी प्राइस ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा ये सब एक मैं खाल पकड़ के देखना चाहूँगा कि आखिर क्यूरिंग का अमल जो है वो किस तरह से किया जाता है। नमक जो है वो ऊपर वाली तह पे लगाया जाता है या नीचे वाली तह पे लगाया जाता है? नमक जो है इसके अंदर वाली साइड पे लगाया जाता है। और ये कितने देर तक प्रिजर्व रह सकती है अब इस कंडीशन में? इसमें तकरीबन इसका वेट का 20% सॉल्ट इस्तेमाल होता है। अगर 20 से 25% जो है वो सॉल्ट इस्तेमाल होता है, और ये तकरीबन 1 से माह तक 2 दफ़ा क्योर करने के बाद 1 माह तक, 1 से 1.5 माह तक ये प्रिजर्व हो जाता है। और ये आप सिर्फ इसको प्रिजर्व करते हैं, इसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है? इसके आगे ये इंडस्ट्री में चली जाती है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। जो इनिशियल इंडस्ट्री है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उसे वेट ग्लू बोलते हैं। उसमें इसके बाल रिमूव होते हैं, जो इसमें फैट्स वगैरह वो नॉन सोलेबल फैट्स जो है वो रिमूव होता है। वो इसे एक शेप में ले आती है, उसे मिनरल ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट ट्रेनिंग के लिए बड़ी इंडस्ट्री हैं, उसमें फिर आप इसे शूज़ की तरफ लेके जा सकते हो, गारमेंट की तरफ लेके जाते हो, बेल्टिंग लेदर की तरफ लेके जा सकते हो, जिस डायरेक्शन में भी आपने जाना है। अच्छा हम जब देखते हैं ना लेदर को तो वो मुख्तलिफ रंगों में होता है, कोई काला होता है, लाल होता है। अभी अगर हम देखें तो ये तो ओरिजिनल शेप में है, तो क्या इस पे कलर भी किया जाता है? ये नेचुरल है। जब ये इंडस्ट्री में जाएगी तो फिर ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, फैशन के हिसाब से कि दुनिया में क्या फैशन चल रहा है, उस हिसाब से ये कलर वाइज तैयार होती है। और अनीस साहब आजकल एक ट्रेंड ये भी चला हुआ है कि ओरिजिनल खाल की ही चीज़ें बन जाती हैं, तो वो किस तरह से बनती हैं? क्या वो आर्टिफिशियल बाल लगाए जाते हैं या वो ओरिजिनल ही होते हैं? नहीं, वो ओरिजिनल ही होते हैं। हेयर ऑन का ट्रेंड फैशन पिछले 10-12 साल से दुनिया में चल रहा है। वो इसे उसके बाल नहीं उतारे जाते, इसे फिक्स किए जाते हैं बाल के, इसकी बालों की लाइफ बढ़ जाए। अच्छा। और उसी तरह इसे तैयार किया जाता है। और उसमें ये है कि वो फैशन है, पूरी दुनिया में इस वक्त आया हुआ है
वो एक अलग आर्टिकल है, उसके हिसाब से ये रग जिसके बनते हैं, फर्नीचर बनता है, उस हिसाब से इसे तैयार किया जाता है। बहुत शुक्रिया अनीस साहब आपके वक्त का। तो मैं इस वक्त मौजूद था उस गोदाम में जहाँ पर कुर्बानी की खालें जो उनसे हैं आप बड़ी तादाद में देख सकते हैं। यहाँ पर इनको क्योर किया गया है, इसके बाद ये इंडस्ट्री की तरफ जाएंगी और वहाँ पर इसका अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।